हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में। हमने पहले स्टडी किया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने क्लासिकल अप्रोच पढ़ा था। क्लासिकल अप्रोच के अंदर 3 आपकी मैनेजमेंट थ्योरीज थी: साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये किसने दिया था? सबसे पहले हम बात करते हैं किसने दिया था। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दिया था? एडवोकेट किया गया था बाय मैक्स वेबर। ये जर्मन सोशल साइंटिस्ट थे। क्या नेम था इनका? मैक्स वेबर। वेबर का व्यू क्या था कि जो भी आप रूल्स लेकर आ रहे हो मैनेजमेंट के लिए, वो स्ट्रिक्टली अप्लाई करने चाहिए। वो स्ट्रिक्टली रूल्स आपके फ्रेम होने चाहिए ताकि मैनेजमेंट की इनकंसिस्टेंसी क्या हो, एलिमिनेट हो या रिमूव हो। क्योंकि इनकंसिस्टेंसी क्या लेकर आता है? इनएफिशिएंसी लेकर आता है। तो अगर आपको मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाना है तो ज़रूरी है कि आप क्या करो, इनकंसिस्टेंसी को क्या करो, दूर करो। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि आप इनकंसिस्टेंसी को क्या करो, रिमूव करो। इनकंसिस्टेंसी अगर रिमूव होगी उससे आपकी इनएफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थे? प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल के। फ्यूल के प्रिंसिपल पे ये बेस था। बट क्या कहते हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल को आप स्ट्रिक्टली क्या करो, अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो? स्ट्रिक्टली अप्लाई करो। तो इसके हम फीचर्स देखेंगे। फीचर्स कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला फीचर आता है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को प्रॉपरली क्या करो, सबसे पहले डिवाइड करो, एलोकेट करो वर्क को। किस अकॉर्डिंग? जिसमें वो स्पेशलाइज है उसे वही काम दिया जाए। नेक्स्ट इसमें ये क्या कहता है? क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है उसकी क्लियर हायरार्की होनी चाहिए। क्लियर क्या होना चाहिए? प्रोसीजर होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। हर एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, जो भी वो डिसीजन ले रहा है। नेक्स्ट क्या होता है? सिस्टम ऑफ रूल्स। रूल्स का प्रॉपर आप क्या बनाओ, एक सिस्टम बनाओ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो स्ट्रिक्टली अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो? स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पर्सनल रिलेशन बिटवीन पीपल। ये पर्सनल रिलेशन को बिल्कुल इग्नोर करता है। ये कहता है कि पर्सनल रिलेशंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उनमें कौन सा रिलेशन होना चाहिए? इम्पर्सनल रिलेशन, मतलब फॉर्मल रिलेशन। अगर फॉर्मल रिलेशन आता है तो एफिशिएंसी क्या होती है? इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट कहता है प्रमोशन होना चाहिए कॉम्पिटेंस के बेस पे। मतलब जो कैपेबल है सिर्फ उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस के बेस पे क्या होनी चाहिए? इनकी प्रमोशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। मेरिट सबसे पहले क्या लेकर आता है? स्पेशलाइजेशन लेकर आता है। क्या लेकर आएगा? ये स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा। क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट यही पढ़ा था फीचर्स का, जो जिसमें स्पेशलाइज है वर्क उसे वही अलॉट किया जाए, इंडिविजुअल को वही काम दिया जाए। तो जब वर्क डिवाइड होगा तो उससे स्पेशलाइजेशन आएगी। नेक्स्ट क्या कहता है? वर्क में रेगुलरिटी होनी चाहिए। हमने अभी क्या पढ़ा था? इनकंसिस्टेंसी को ही रिमूव करने की बात करता है। इनकंसिस्टेंसी रिमूव होगी मतलब कंसिस्टेंसी आएगी, रेगुलरिटी आएगी वर्क में। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रमोशन किस बेसिस पे हो? कॉम्पिटेंस के बेसिस पे। जो कैपेबल है उसे वही काम दिया जाए। नेक्स्ट क्या कहते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो परपेचुअली ऑन द मूव बिकॉज अटेंशन इज पेड नॉट टू द इंडिविजुअल बट द ऑफिस। ये यहाँ पे क्या कहता है कि आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको दो? उसके वर्क को दो, नॉट द इंडिविजुअल बट द ऑफिस। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑफिस छोड़ता है तो जल्दी ही उसे क्या किया जाए, या उसे जल्दी से फिल किया जाए। इम्पोर्टेंस यहाँ पे वर्क को ज़्यादा देनी चाहिए। ये वर्क को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि वर्क की एफिशिएंसी क्या हो, इम्प्रूव होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसकी? डीमेरिट। डीमेरिट में ये क्या कहता है? सबसे पहले आता है पेपर फॉर्मेलिटी। पेपर फॉर्मेलिटी में ये क्या कहता है कि इससे आपने क्या पढ़ा अभी इसके अंदर कि ये क्या कहता है, इसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करने चाहिए। तो सारे के सारे रूल्स आपके क्या होते हैं? पेपर फॉर्मेलिटी पे बेस होते हैं। किस पे बेस होते हैं? पेपर फॉर्मेलिटी पे। तो ये किस पे बेस होता है? आपका पेपर फॉर्मेलिटी पे बेस होता है। रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या कहता है? जो भी आप रूल्स अप्लाई कर रहे हो वो स्ट्रिक्टली अप्लाई करो, वो फॉर्मल होने चाहिए, भले उससे रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या कहता है? पर्सनल रिलेशन को ये क्या करता है? इग्नोर करता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? इम्पर्सनल रिलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब इम्पर्सनल रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा तो पर्सनल रिलेशंस को इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि ये लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द वर्कर्स। वर्कर्स में कहीं ना कहीं क्या रहता है? डर रहता है।
फॉर्मल रिलेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो इनिशिएटिव नहीं लेते जल्दी से। उन्हें जो काम दिया जाता है बस वही काम करते हैं, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं देते इनिशिएटिव को। नेक्स्ट ये क्या है, वर्कर्स अपोज चेंज, ये एक ही पॉइंट है। वर्कर्स यहाँ पे क्या करते हैं, चेंजेस को अपोज करते हैं, ये चेंजेस को जल्दी से नहीं लेकर आना चाहते। ये सोचते हैं जैसा काम चल रहा है वैसा चलने दो, ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आने। तो ये हमने क्या पढ़ा है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में पढ़ा है कि ये रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ये बिल्कुल फॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है, जल्दी से मैनेजमेंट नहीं चाहती कुछ चेंज हो। तो ये क्या कहता है, इंट्रोड्यूस करता है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर जल्दी से चेंजेस कोई ज़्यादा अप्लाई नहीं होते। मेनली ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर जल्दी से चेंजेस नहीं आते, जल्दी से हम चेंजेस को एंटिसिपेट नहीं करते, तो यह वहाँ पर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है नियो क्लासिकल अप्रोच। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, क्लासिकल अप्रोच, जो पिछले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल अप्रोच के बारे में। न्यू क्लासिकल अप्रोच डेवलप कब हुई थी, 1930 में। कब हुई थी, 1930 में। न्यू क्लासिकल अप्रोच किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को। ये इसका अच्छा पॉइंट है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आपका क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बिना ह्यूमन के आप कोई भी अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्या कहता है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन को ये क्या देता है, इंपॉर्टेंस देता है, जो इसका क्या है, एक प्लस पॉइंट है। तो इसमें दो पिलर्स आए थे। सबसे पहला पिलर कौन सा है, ह्यूमन रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की। जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है टेलर का, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ फ्यूल, वो फेल हो गया था किसके लिए, वर्क प्लेस हारमोनी एस्टेब्लिश करने में। हारमोनी मतलब कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में ह्यूमन रिलेशंस को इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। बट अगर हम बात करें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, ये इंपॉर्टेंस देता है, ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस देता है। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट था, एल्टन मायो। क्या नेम है इनका, एल्टन मायो, जिसने ह्यूमन रिलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इन्होंने अपनी अप्रोच को फाइनल टच देने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट्स। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट का नेम है ओथोर्न एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ये रहा ओथोर्न एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है कंडक्ट किया गया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज ओथोर्न प्लांट इन यूएसए में एक प्लांट था ओथोर्न प्लांट, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। कब कंडक्ट किया था, 1927 से 1932 के बीच में। इन्हें ओथोर्न एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओथोर्न में एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब कंडक्ट हुआ था सॉरी। ये जो प्लांट है मैन्युफैक्चर करता है किसको, टेलीफोन के पार्ट्स को। और यहाँ पर 29 वर्कर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। कितने, 29 वर्कर्स यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पे वर्किंग रिलेशन अच्छा होगा जब ह्यूमन रिलेशन अच्छा होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में मायो और उसके कलीग थे जिन्होंने इनके बीच में रिलेशन बनाया था। इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था लाइट एंड प्रोडक्शन पे। ह्यूमन को, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उन्हें क्या दी गई, अच्छी लाइटिंग दी गई। उससे उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर नेक्स्ट इन्होंने रिलेशन देखा था कंडीशंस ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन में। यहाँ पर देखा था लाइटर प्रोडक्शन में। फिर उन्होंने वर्क, जो कंडीशन है वर्किंग की, जहाँ पे वो काम करते हैं, उसको अच्छा बनाया। फिर उन्होंने प्रोडक्शन का रिलेशन देखा। नेक्स्ट इन्होंने देखा इनफॉर्मल ग्रुप का, इनफॉर्मल ग्रुप बनाया इन्होंने। फिर प्रोडक्शन के साथ रिलेशन देखा। फिर उन्होंने इकोनॉमिक इंसेंटिव के साथ रिलेशन बनाया प्रोडक्शन का। इकोनॉमिक इंसेंटिव मतलब इनकी सैलरी, इनको बोनस वगैरह अच्छा दिया गया। फिर उन्होंने रिलेशन देखा कि रिलेशन किसके साथ ज़्यादा अच्छा इनका बनता है, कहाँ पे उनकी जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम आती है। तो इस आउटपुट में जो रिलेशन था, जो प्रोडक्शन थी हमारी, किसके बेसिस पे ज़्यादा आ रही थी, जब हमने उनको किनके साथ, इनफॉर्मल ग्रुप के साथ प्रोडक्शन की उन्होंने, तब क्या हुआ, प्रोडक्शन जो थी काफ़ी अच्छी आई। तो मायो और उसके एसोसिएट ने इस कंक्लूजन में पहुंचे कि जो टाइम ऑफ वर्क इनफॉर्मल रिलेशन है वर्कर्स के बीच में उस टाइम पे क्या थी, उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन की थी और जो रिज़ल्ट था वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस करते हैं हम इसके बाद में। सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या कहता है
रिलेशन नहीं होता प्रोडक्शन में और कंडीशंस ऑफ वर्क में, इनके बीच में कोई रिलेशन इन्हें नहीं दिखा। द नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स डू अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। नॉन इकोनॉमिक अवार्ड से क्या होते हैं, आपके वर्कर्स अफेक्ट होते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। नॉन इकोनॉमिक मतलब उनको शाबाशी दे दी, ये इकोनॉमिकली नहीं होता। इकोनॉमिकली मतलब बोनस देना, उनको उनकी इनकम को बढ़ा देना, वो सारे क्या होते हैं आपके इकोनॉमिक होते हैं। नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है, उनको शाबाशी देना, उनकी तारीफ़ करना, उनकी एफिशिएंसी, ये कहते हैं उससे उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ना कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट कहते हैं फैक्ट्री डोंट सिंबलाइज ओनली अ प्लेस बट इट इज़ ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने फैक्ट्री को क्या बना दिया, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया कि ये हमारा एक प्लेस वो प्लेस है जहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे सोसाइटी जो आपके वर्कर्स है वो क्या होते हैं, सोशल होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, जो वर्कर है उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिल रही है, सोशल सेटिस्फेक्शन। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, उससे प्रोडक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो साइकोलॉजी है वर्कर्स की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर इट शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। जो साइकोलॉजी है वर्कर्स की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वर्कर शुड बी एसोसिएटेड विद द डिसीजन मेकिंग। वर्कर्स को एसोसिएट करना चाहिए, जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उनमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो ओनर है सेल्फ रिस्पेक्ट है वर्कर्स की, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट। उनकी रेस्ट का भी प्रॉपर अरेंजमेंट आपको करना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट कहते हैं जो वर्कर है उन्हें सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलती है, अपने ग्रुप के अंदर मिलती है। वर्कर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए सब कुछ के बारे, सब कुछ जो भी बिज़नेस के अंदर हो रहा है उनके बारे में उन्हें क्या मिलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। बट अब इनके भी लिमिटेशंस आती है। लिमिटेशंस में क्या कहते हैं, जो अप्रोच है ये पे करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है, ह्यूमन फैक्टर को देता है। बाकी सारे फैक्टर तो इसने इग्नोर ही कर दिए, मतलब उनको सैलरी भी मत दो। अगर वो ज़्यादा सेटिस्फाई किससे होते हैं, अपने ग्रुप से होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप से होते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर का तो कोई काम ही नहीं है, इन्होंने तो उनको भी इग्नोर किया है। आगे क्या कहते हैं, इट इज़ रॉन्ग दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ फैमिली बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट रिलीजन। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन को फैमिली ही माने, क्योंकि हर कोई डिफरेंट रिलीजन है, रिलीजन से बिलोंग करता है, कास्ट अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो फैमिली की तरह ही काम करते हैं। ये कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे बिल्कुल अलग रहते हैं और अपने सिर्फ काम में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये डिफ़िकल्ट है सेटिस्फाई करना सभी एम्प्लॉयज़ को सिर्फ नॉन इकोनॉमिक अवार्ड से। कई इकोनॉमिक अवार्ड से भी क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। सॉरी, इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट पीपल रिमेन मोर सेटिस्फाइड इन इनफॉर्मल ग्रुप। यहाँ पे ये भी गलत है आपका सोचना कि वो हमेशा इनफॉर्मल ग्रुप में ही सेटिस्फाई रहेंगे। तो ये हमारा पॉइंट क्या थे, लिमिटेशंस है जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की है। और ये क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार इनफॉर्मल ग्रुप आपका बेटर हो, ज़रूरी नहीं है कि पीपल हमेशा इनफॉर्मल ग्रुप से या फिर नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव से ही हमेशा सेटिस्फाई होंगे। इट इज़ नॉट एसेंशियल। तो अब आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। दोनों के दोनों हमारी किसकी अप्रोच है, न्यो क्लासिकल अप्रोच की। तो अब ये यहाँ पर क्या कहते हैं, इन ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्शन। यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ह्यूमन सेटिस्फाई होता है तो प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन ह्यूमन रिलेशन। तो ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि ह्यूमन रिलेशन को। ह्यूमन बिहेवियर की जो अप्रोच है वो कब आई थी, 1940 में आई थी। कब आई थी, 1940 में। तो जो डिटेल है अबाउट कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या किया था, अपना कंट्रीब्यूट किया था, तो हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो। इनकी आपने +2 में नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी मोटिवेशन वाले चैप्टर में, कि मैस्लो ने प्रेजेंट किया था नीड हायरार्की प्रिंसिपल। कौन सा, नीड हायरार्की प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो नीड है आपकी ह्यूमन बीइंग की वो चेंज होती रहती है,
और उनके जो ऑर्डर है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इन्होंने जो कहा है कि सबसे पहले फर्स्ट नीड कंप्लीट होगी, फिर हम सेकंड नीड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, ऐसी ये चैन बनती रहती है। तो इन कंक्लूज़न इन्होंने मोटिवेशन ह्यूमन नीड्स को एक मोटिवेटर की तरह माना है। कौन कौन से हैं इसके अंदर? सबसे पहले आपका आता है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड क्या कहता है? इस कैटेगरी के अंदर उन नीड्स को इंक्लूड किया जाता है जो मैन को जिंदा रखता है। एग्जाम्पल फूड, स्लीप, वाटर एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या कहता है? इसमें उनके फिजिकल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल नीड आते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं? फिजिकल नीड में क्या होता है? उनको डिफेंस, उनको बचाना एक्सीडेंट से, अटैक्स से, डिसीज़ से। इकोनॉमिक सेफ्टी के अंदर क्या आते हैं? सेफ्टी उनकी ओल्ड एज के लिए, वो क्या करते हैं? पेंशन चाहते हैं। आगे क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी के अंदर क्या होता है? वो अपनी खुद की क्या चाहते हैं? प्रेस्टीज चाहते हैं। ये सारा इनकी सेफ्टी नीड्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या आता है? देखो इन्होंने बताया ना, सबसे पहले फिजिकल नीड बताई है, फिजिकल नीड के अंदर बता दिया, इकोनॉमिक नीड बता दी, साइकोलॉजिकल बता दिया, तीनों मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या आता है? अफिलिएशन और सोशल नीड्स। मैन क्या एक सोशल एनिमल है, तो ज़रूरी है कि उसके फ्रेंड्स हो, उसके रिलेटिव्स हो, जिसके साथ वो अपने जो सोरोज़ है, अपनी जॉयज़ है, वो सब कुछ क्या कर सके? शेयर कर सके। तो वो सारा किस में आता है? सोशल नीड्स में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टीम और स्टेटस नीड। ये जो नीड्स है इसे हम ईगो नीड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्सन क्या चाहता है कि उसकी पावर उसके पास ज़्यादा हो, उसका स्टेटस ज़्यादा हो, उसके पास अथॉरिटीज़ हो। तो ये सारी किस में आती है? उसकी स्टेटस नीड्स या एस्टीम नीड्स में आती है। नेक्स्ट वन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। एक मैन हमेशा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है खुद को बाय अटेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? वो करना चाहता है, जो भी वो चाहता है वही करना चाहता है वो। तो एक्चुअली वो अचीव करना चाहता है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ वो अचीव करना चाहता है। तो वो क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर आता है। तो ये 5 हमारी क्या थी? स्पेशल नीड्स थी। कौन कौन सी थी? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, अफिलिएशन या सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, एक आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये 5 हमारी नीड्स थी। ये किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने दी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की नीड्स। इसमें क्या कहते हैं? प्रोफेसर जो हर्ज़बर्ग हैं उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया था। किसके साथ? अपने कलीग्स के साथ। उन्होंने इसमें कंक्लूज़न निकाला कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं ना, वो 2 तरह के हैं। एक क्या? मेंटेनेंस, हाइजीन या डिससेटिस्फायर बोलते हैं इनको। एक हमारा नेक्स्ट आता है मोटिवेटर्स या सेटिस्फायर। तो पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस, हाइजीन या डिससेटिस्फायर्स की। ये कौन से होते हैं? मेंटेनेंस फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करते, बट इनका जो एब्सेंस है ना, अगर ये नहीं होंगे ना, इससे वो पक्का क्या होंगे? डिस्करेज होंगे। कौन कौन से हैं ये? कंपनीज़ की पॉलिसीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई होंगे, बट अगर ये सब चीज़ अच्छी है तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी टेक्निकल इंस्पेक्शंस आती है, इसमें वर्चुअल पर्सनल रिलेशन आता है इंस्पेक्टर के साथ, म्यूचुअल रिलेशन आते हैं अदर टीम मेंबर्स के साथ, इसमें सैलरी है, वर्किंग कंडीशंस है, पर्सनल लाइफ है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टेटस, एनवायरनमेंट। ये 10 पॉइंट हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका होना उन्हें इतना मोटिवेट नहीं करता, बट इनका ना होना उन्हें पक्का डिस्करेज करेगा। नेक्स्ट क्या है? मोटिवेटर्स फॉर सेटिस्फायर्स। यहाँ पर क्या कहते हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली उन्हें मोटिवेट करते हैं काम को करने के लिए। इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इसमें आता है अचीवमेंट, रिकग्निशन, एडवांसमेंट, जॉब खुद, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें मोटिवेट करते हैं काम को करने के लिए। अब क्रिटिसिज्म तो होएगी, ऑब्वियस है। तो इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या है? मेंटेनेंस फैक्टर जो भी इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं बाय हर्ज़बर्ग, ये क्या है? अप्रोप्रिएट नहीं होते सभी सिचुएशन में। सभी सिचुएशन में ये आपके एप्लीकेबल नहीं होते। फिर भी ये एप्लीकेबल वहीं पर ही होती हैं, उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा क्या होता है? गारंटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑन द अदर हैंड ये एस्टैब्लिश होता है ऑन द बेसिस, बहुत सारी इन्होंने रिसर्च की थी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या निकाले? ये रिजल्ट निकाले। नेक्स्ट क्या कहता है? ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट क्या कहता है? ये इसके अंदर ये जो थ्योरी आपकी रिलेशनशिप बनाती है मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन में,
बहुत ही सिंपल बना दिया इन्होंने, बट रियल लाइफ के अंदर इतना सिंपल नहीं होता जितना आसानी से इन्होंने सिंपल बनाया है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या है हमारे किसने दिए थे, हर्सबर्ग ने दिए थे, जो क्या कहते हैं ये मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी कल हम पढ़ेंगे आगे डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी, आगे बहुत सारी थ्योरी अभी तो आनी है, तो इसके बारे में हम बाकी कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।